चलो शुरू किया जाए। तो भैया जो जागत है वो पावत है, सोबत है वो कुवत है। तो जो नहीं आए उनका छूटेगा और जो बैठे हैं उनको मिलेगा। चलो स्वच्छता सर्वेक्षण ना, चलो शुरू करते हैं। कहाँ थे लोग, क्या कहते हैं? स्तंभ लिखना है, चलो स्तंभ लिखते हैं। चलो लिखना स्वच्छता सर्वेक्षण के स्तंभ। अरे ये कौन है महात्मा गांधी वाला हैं? हाँ, किसी को टेस्ट चाहिए तो टेस्ट मिल जाए, ऐसा नहीं है। टेस्ट सब मिल जाएंगे, पर पहले पढ़ लो फिर टेस्ट लगाना, ठीक है ना? अभी टेस्ट अभी इतना नहीं, अभी से लगाना, टेस्ट करना है। दिसंबर तक पढ़ लो पहले फिर ढंग से, फिर जनवरी में अल्टरनेट डेज पे टेस्ट लगाना है, ठीक है ना? अभी कुछ अभी लगाने ऐसा बहुत मुनी है, अभी पढ़े नहीं हो, लगाओगे नंबर कमाएंगे तो सब बुरा लगेगा, बुरा डाउन होगा। ऐसा नहीं करना है, टेस्ट लगाना दिसंबर के बाद से। और अल्टरनेट टेस्ट लगाना तो 15 टेस्ट, 20 टेस्ट, 25 टेस्ट बहुत होते हैं, और केवल 5 फरवरी तक टेस्ट लगाना, उसका मत लगाना। दिसंबर में सारे पुराने पेपर लगा दो जो मैं बताया तुम लोगों को पीएससी के। पीएससी सब तुम्हारा पेपर है क्या? हाथ पे क्या डाउनलोड करोगे? तुम्हारा पेपर है क्या? हाँ तो पीएससी साइड में जाओगे तो मिल जाएंगे, सारे मिल जाएंगे। चलो शुरू करें। चलो स्वच्छता सर्वेक्षण के स्तंभ लिखना, 3 स्तंभ है। पहला स्तंभ लिखना, पहला स्तंभ है सेवा स्तर की प्रगति। सेवा स्तर की प्रगति, सेवा स्तर की प्रगति। तुम लोग कहाँ जाते हो, चाय पीने नहीं पाते हो? कौन सी दुनिया में चाय पीने जाते हो तुम लोग? कितनी देर में तुम लोग लौटते हो? सेवा स्तर की प्रगति, अब इसमें क्या लिखना है? लिखना ओडीएफ स्थिति, ओडीएफ स्थिति, पृथक अपशिष्ट संग्रहण, पृथक अपशिष्ट संग्रहण, प्रसंस्करण, प्रसंस्करण, ठोस अपशिष्ट निपटान, और सतत स्वच्छता पर शहरों की प्रगति का मूल्यांकन, और सतत स्वच्छता पर शहरों की प्रगति का मूल्यांकन। ठीक, तो हमने क्या कहा, जो ये सेवा स्तर की प्रगति है, इसमें हम क्या करते हैं? सेवा स्तर की प्रगति में क्या करते हैं? अलग अलग सेवाओं को देखते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं। ठीक, तो 3 स्तंभ होते हैं, 3 में से पहला स्तंभ है सेवा स्तर की प्रगति, जिसमें क्या लिखना है कि ओडीएफ स्थिति है कि नहीं है, अगर है तो स्थिर है। फिर दूसरा में क्या देखें कि जो अपशिष्ट है उसका पृथक्करण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसका प्रसंस्करण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और से क्या कर रहे हैं हम लोग, उसका निपटान कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। फिर सतत स्वच्छता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं केवल एक ही छमाही में हो रहा हो, स्वच्छता हो रही हो, या एक तिमाही में हो रही हो, वो सतत चलनी चाहिए, लगातार कंटिन्यू चलनी चाहिए। और दूसरी बात, कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछले साल से इस बार स्वच्छता कम है। आपकी रेटिंग बेहतर तब होती है जब पिछले साल से आप इस साल ग्रोथ करते हो, अगर नहीं करते हो तो उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि आप सतत स्वच्छता की श्रेणी में पीछे रह जाते हो। ठीक, दूसरा लिखना, दूसरा है नागरिकों की आवाज, नागरिकों की आवाज। इसको लिखिएगा, नागरिकों के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फीडबैक लेना, नागरिकों के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फीडबैक लेना। फिर लिखिएगा, तीसरा है सहभागिता के आधार पर शहरों का मूल्यांकन, सहभागिता के आधार पर, सहभागिता के आधार पर। अगला पॉइंट है, अगला स्तंभ है सहभागिता के आधार पर शहरों का मूल्यांकन। अब इसमें कहते हैं कि प्रमाणित प्रोटोकॉल के आधार पर, प्रमाणित प्रोटोकॉल के आधार पर शहरों के प्रदर्शन का आकलन करना, शहरों के प्रदर्शन का आकलन करना। जैसे कचरा मुक्त शहर के लिए स्टार रेटिंग, कचरा मुक्त शहर के लिए स्टार रेटिंग, ओडीएफ, ओडीएफ प्लस, ओडीएफ प्लस प्लस, वाटर प्लस, लाइट हाउस आदि श्रेणियों में विभाजित करना, वाटर प्लस, लाइट हाउस आदि श्रेणियों में विभाजित करना। ठीक है ना? ऐसी बहुत सारी श्रेणियां आती हैं, जैसे स्टार होता है, 3 स्टार रेटिंग हो गई, 5 स्टार रेटिंग हो गई, 7 स्टार रेटिंग हो गई। ठीक है ना? ये कचरे के संग्रहण के आधार पे होता है। जैसे इंदौर कैसा है, 7 स्टार शहर है, ठीक है ना? इंदौर और सूरत। भोपाल कैसा है, 5 स्टार श्रेणी वाला शहर है। तो ऐसे अलग अलग स्टार दिए जाते हैं, ठीक है ना? और फिर अगर ओडीएफ है तो ओडीएफ, वाटर प्लस वाटर प्लस, अलग अलग श्रेणियां बनाई जाती हैं। ठीक है, आगे चलें। चलो अब इसका थोड़ा सा एक डायग्राम बनाना, ब्लॉक चेन बनाना, ब्लॉक डायग्राम बनाना। ये हुआ, बहुत ही गंदा बन गया। तो इस पर सर्विस होगा ना कि नहीं है? इस पर कलर चेंज करना पड़ेगा पहले। आज ये लो, ठीक, ये लो, इस पे ये इसका सेंटर हो गया। ये है 40%, ये है 30%, और ये भी क्या है, 30%। इसमें ये तीनों स्तंभ हैं, उन तीनों स्तंभों की अलग अलग है। जैसे ये सेवा स्तर, सेवा स्तर की प्रगति, पूरे मूल्यांकन में 30% जो मार्क्स होते हैं किसके लिए होते हैं? सेवा स्तर में प्रगति के लिए होते हैं। फिर जो अगले, नहीं 30% नहीं होंगे, एक काम करो ना, सुन उल्टा हो गया थोड़ा सा। हाँ, इसको कर लेना 40%, इसको कर लेना 30%। सेवा स्तर प्रगति के लिए कितना है? 40% मिलता है। फिर सहभागिता, सहभागिता के लिए कितना है? 30% है। और एक और कौन सा रहेगा स्तंभ? नागरिकों की आवाज, नागरिकों की आवाज, उसके लिए कितने परसेंट होते हैं? 30% मार्क्स होते हैं। ठीक है, अगर नंबर की बात करते हैं, कितने नंबर मिलते हैं? तो इसके लिए होते हैं 3000 टोटल मार्क्स होते हैं, उसमें से मिलते हैं। और इन दोनों के लिए जो होते हैं वो होते हैं 2250। इतने नंबर होते हैं, इन तीनों को ऐड कर लो, इतना मिलाकर क्या होता है, टोटल नंबर होते हैं। इसी के आधार पे क्या होता है, किसी भी शहर की रेटिंग की जाती है। ठीक, तो अगर आपको स्तंभ लिखना है पेपर में, तो सब कुछ ना लिख करके ये स्तंभ में ये डायग्राम बना दोगे, तभी काम चल जाएगा। ठीक है, हो गया, आगे चले, नहीं चले? क्या पॉइंट क्या है?
ये पॉइंट अलग अलग पैमाने हैं, इसमें नंबर, इसमें मैक्सिमम नंबर होते हैं ना 200 नंबर में से कितने नंबर, तो ये 3000 नंबर है, 3000 में से कितने नंबर मिलेंगे शहर को। अब इसमें जैसे सेवा स्तर प्रगति हमने उसमें अलग पॉइंट देखे ना कि कैसे कचरा संग्रहण कितना है, इस 3000 में मान लो सपोज करो हमने कहा कि जो 200 नंबर किसके लिए है, कचरा संग्रहण के लिए है, तो कौन सा शहर कितने प्रतिशत अपने शहर का कचरा संग्रहण कर पा रहा है उसके आधार पर क्या मिलेगा, उसको यहाँ पे नंबर मिलेंगे, ठीक ना। ऐसे इसके अलग अलग तरीके के आधार पर अलग अलग नंबर मिलेंगे। समझ में आया? हाँ ना? आगे चले, चलो वेरी गुड, सब तुम लोग आगे आगे चलते हैं हम लोग। लिखना स्वच्छता सर्वेक्षण 2023, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023। अब जब तक नया वाला स्वच्छता सर्वेक्षण जनवरी में नहीं आ जाता है, अगर रिपोर्ट 15 जनवरी के बाद आती है तो आपको नया वाला याद नहीं करना है, अगर जनवरी के पहले वीक में आ जाती है रिपोर्ट तो फिर याद करना पड़ेगा। पर अभी ज्यादा चांसेस ये है कि नई रिपोर्ट नहीं आएगी, तो इसको आप लोग क्या करोगे, पुरानी रिपोर्ट को ही कंठस्थ कर लोगे, है ना, ये प्री में भी काम में आएगा। चलो लिखना इसमें, लिखना भारत के राष्ट्रपति द्वारा, हो गई चाय तुम लोगों की, बहुत लंबी चाय पी हो, बनवा के पीते हो क्या, स्पेशल चाय कि खुद बनाते हो, इतने में तो कोई बना के पी ले और वापस भी आ जाए, और तुम लोग बड़ी बनाई चाय पी के नहीं आ पा रहे हो, नाश्ता करने के बाद भी आ जाए, बताओ क्या ही कहा जाए तुम लोगों को। इसीलिए मैं बीच में ब्रेक नहीं देता हूं इन्हीं हरकतों की वजह से। हाँ 11 तक है ना, अगर कल मेरी ऐसी क्लास हुई तो 4.5 घंटे बैठाऊंगे एक साथ, ठीक है ना, कोई ब्रेक नहीं होगा। इतनी मक्कारी करते हो तुम लोग, होनी चाहिए ना। हाँ हाँ ये बात सही करी मैडम, ये तो ब्रेक लेके हुई ना। ये जो मैं आपके साथ बीच बीच में बकवास करता हूँ, लाफिंग थेरेपी देता हूँ, किस लिए देता हूँ, इसलिए ना ताकि आपके दिमाग में आपका मेंटल हेल्थ सही रहे, इसीलिए बीच बीच में लाफिंग थेरेपी होती है आपकी, ठीक है ना, सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता है, नहीं तो ढंग का तुम लोग 30 मिनट भी नहीं पढ़ पाओगे, गारंटी है। अगर सिर्फ 30 मिनट पढ़ा जाए तो आप लोग कहते हो सर बस हो गया। चलो शुरू करें। तो हमने क्या कहा कि 2023 की जो रिपोर्ट थी वो कौन सा संस्करण थी, क्या लिखते तुम लोग, अच्छा ये लिखते, लिखो भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के नेतृत्व में, के नेतृत्व में, के नेतृत्व में भारत मंडपम में आयोजित, भारत मंडपम में आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षण या स्वच्छता सर्वेक्षण, स्वच्छता पुरस्कार, स्वच्छता पुरस्कार समारोह 2023, 2023 के साथ, के साथ जनवरी 2024 में, जनवरी 2024 में, जनवरी 2024 में स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 को प्रस्तुत किया गया। चलो अब जो कोई भी नया आएगा उसके लिए आप तालियों से उसका स्वागत करें, कहां जल्दी, हाँ चलो जाओ, ठीक है ना, जो भी नया आएगा उसका तालियों से दरवाजा बंद करके जाना, पता है ज्ञान की बात चली तो, ठीक है ना। 2023 में कब प्रस्तुत किया गया, देखो इसमें दो चीजें फ्री के लिए क्या क्या चीज काम की है, ध्यान देना। पहली चीज कौन सी रिपोर्ट थी, है स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट, कौन सी की थी है, 2023 की थी, ठीक है ना। कहां जारी किया गया है, भारत मंडपम में, कहां जारी किया गया है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी नई नई बिल्डिंग बनी हुई है, बस हो गया, कल टाइम से आना है, ठीक है ना। मैं खुद कर दिया, क्या हो गया, चलो बस। तो हमने क्या कहा, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन सी थी है, 2023, कहां जारी किया गया है, भारत मंडपम, जारी करता कौन है, जारी किसने किया है, अरे प्रभु राष्ट्रपति, किसने जारी किया है, किसके नेतृत्व में, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, ठीक है ना। कब जारी किया गया है, तो 2024 में जारी किया गया है। ये आपके लिए किसके लिए है, ये प्री के लिए है, कंफ्यूज मत होना, यही पॉइंट प्री में आएगा कि स्वच्छता रिपोर्ट 2023 किसने जारी की, राष्ट्रपति जारी की, कहां जारी की, भारत मंडपम में जारी की, कब जारी की, 2024 में जारी की, नोडल मंत्रालय, वेरी गुड। कौन सा संस्करण है ये, 8वां, 8 संस्करण था। कौन सी रिपोर्ट थी ये, 8th रिपोर्ट थी, 8वीं रिपोर्ट थी। पहली रिपोर्ट कब आई थी, 2016 में आई थी, अभी लिखा है फिर भी झूठ बोल रहे तुम लोग, ठीक ना। पहली रिपोर्ट कब आई थी, 2016 में, अभी कौन सा संस्करण आया है, 8वां, अगला कौन सा आएगा, 9वां आएगा, ठीक है ना। इसमें कितने चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं, ठीक है ना। ये सब ऐसे ही कुछ नहीं आएंगे प्री में, ज्यादा कुछ नहीं आएगा। अगला पॉइंट लिखो, लिखना इंदौर और सूरत को, इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से, इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से प्रथम स्थान दिया गया है। दूसरे पे कौन है, कोई नहीं, हाँ लिखो लिखो, गलत मत करना, लिखो दूसरे स्थान पे कोई नहीं, तीसरे पे नवी मुंबई, क्या हो गया, चौथे पे विशाखापट्टनम, हालांकि विशाखापट्टनम होना चाहिए, पत्तनम मतलब क्या होता है, बंदरगाह, ठीक ना। विशाखा गाइडलाइन कब आई थी, चलो 8 में आई थी। ये कौन सा विशाखा गाइडलाइन थी, वो एक्ट था, गाइडलाइन कब आई है, हाँ 87 में, वेरी गुड, 1998 में, ठीक है ना। लिखना नहीं है, ये हमने पढ़ा था। चलो ठीक है ना। 5वें पे है भोपाल, 5वें पे कौन है, ये स्वच्छ शहर है, ध्यान रखेंगे, क्या है ये, स्वच्छ शहर। सबसे खराब शहर कौन से हैं, रुको बता रहे हैं, सबसे शहर खराब कौन सा है, अरे कोई महाराष्ट्र का है, एक सासाबाद करके कोई शहर होगा महाराष्ट्र का, मुझे याद नहीं, चेक करना, महाराष्ट्र का सासाबाद करके है, ये सासवाद करके होगा महाराष्ट्र का। फिर है पाटन गुजरात, पहला है सबसे खराब शहर सोसाइटी में, नहीं ये मतलब खराब नहीं होगा, सासवाद नहीं होगा, इसको काट दो, ये पॉपुलेशन के हिसाब से आसनसोल होना चाहिए, क्या नाम इसका, नाम ही बिल्कुल कर रहा है, चलो इसको बताता हूँ कुछ देर से याद करके, नहीं महाराष्ट्र नहीं, सबसे स्वच्छ शहर लेना, सबसे स्वच्छ राज्य लेना, राज्य स्टेट, सबसे स्वच्छ स्टेट राज्य, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश के बाद है छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर तेलंगाना। सबसे खराब शहर अरुणाचल, हाँ राज्य मतलब वही राज्य, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, नागालैंड, त्रिपुरा। इंदौर लगातार 7वें वर्ष सबसे स्वच्छ शहर रहा। अगला पॉइंट, 2016 के पश्चात 2016 के पश्चात पहली बार दो शहरों को संयुक्त रूप से प्रथम स्थान दिया गया है। या 2016 में मिला था या फिर 2023 के लिए मिला है। 2016 के पश्चात 2023 में दूसरी बार दो शहरों को संयुक्त रूप से प्रथम स्थान दिया गया है। ठीक है। इंदौर और सूरत दो तो है, पहले नंबर 2016 में शायद उसको मिला था, मैसूर था और कोई और सिटी थी, वो आएगा भी नहीं पेपर में, 2016 की रिपोर्ट नहीं आएगी। ठीक है। अगला पॉइंट लिया, चंडीगढ़। चंडीगढ़ को सफाई कर्मचारियों के लिए, चंडीगढ़ को सफाई कर्मचारियों के लिए सर्वोत्तम सुरक्षा मानकों वाले शहरों के लिए, सर्वोत्तम सुरक्षा मानकों वाले शहर के लिए सफाई मित्र पुरस्कार दिया गया। सफाई मित्र मतलब जो वहां पे काम कर रहे हैं सफाई के लिए लोग, उनके लिए सबसे बेहतर सुरक्षा उसी शहर में चंडीगढ़ में है। हाँ, एक बार फिर सुन लेना, चंडीगढ़ को सफाई कर्मचारियों के लिए सर्वोत्तम सुरक्षा मानकों वाले शहरों के लिए सफाई मित्र पुरस्कार दिया गया। सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी। सबसे स्वच्छ गंगा शहर मतलब ऐसे शहर जो गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं, उनमें सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? वाराणसी। महू छावनी को देश की सबसे स्वच्छ छावनी का खिताब दिया गया। बस इतना ही काम का है, इतना याद कर लो बहुत है। हाँ, इंदौर महू। चलिए अगले लिखिए उपलब्धियां। कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त हुई लिखना। उपलब्धि लिखना, पहले लिखना। वर्ष 2016 में जहां स्वच्छता सर्वेक्षण में 73 शहर शामिल थे, वर्ष 2016 के स्वच्छता सर्वेक्षण में जहां 73 शहर 73 सिटीज शहर शामिल थे, वहीं 2023 में 2023 में कितने थे यार, ये भी तो स्किप कर गया डेटा, इसको छोड़कर बताऊंगा मैं, डेटा में मैच हो रहा है, गलती हो जाएगी शायद 200 कुछ करके। चलो आगे लिखना, इसको बताऊंगा, लिख याद लेना, ये वाला पॉइंट बताऊंगा। अगला पॉइंट ना, 2019 स्वच्छता सर्वेक्षण, 2019 स्वच्छता सर्वेक्षण पूरी तरह से ऑनलाइन और कागज रहित था, पूरी तरह से ऑनलाइन और कागज रहित था। ठीक है, इसमें कोई काम नहीं। सर्वेक्षण में त्रिकोणीय दृष्टिकोण, त्रिकोणीय दृष्टिकोण वो जो तीनों स्तंभ लिखे हमने, त्रिकोणीय दृष्टिकोण के साथ तीसरे पक्ष के प्रमाणन ने, तीसरे पक्ष के प्रमाणन ने मूल्यांकन प्रक्रिया को विश्वसनीय बनाया है। ठीक है ना, लिखना। स्वच्छता सर्वेक्षण उपलब्धियों को, स्वच्छता सर्वेक्षण उपलब्धियों को 5 स्तरों पर विभाजित किया गया है, जिसमें दिव्य मतलब प्लेटिनम, अनुपम मतलब स्वर्ण, उज्ज्वल मतलब रजत। दिव्य प्लेटिनम, दूसरा है अनुपम जिसे कहते हैं स्वर्ण, तीसरा है उज्ज्वल जिसे कहते हैं रजत, चौथा है उदित जिसे कहते हैं कांस्य। अरे दिव्य प्लेटिनम, अनुपम स्वर्ण जिसे कहते हैं, उज्ज्वल जिसे रजत कहते हैं, उदित जिसे कांस्य कहते हैं, और आरोही जिसे आकांक्षी। ये 5 शहरों की कैटेगरियां हैं, देख लो प्रोसेस देख लो। आरोही जिसे कहते हैं, आकांक्षी कहते हैं। ये पूरे सिटीज को ऐसे 5 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ठीक, चलो बस इतना ही काम का है, बाकी कुछ काम का नहीं। बाकी आने को तो 200 पढ़ने की रिपोर्ट आती है। अब बताओ स्वच्छता सर्वेक्षण में कुछ पूछना है, एक बार फटाफट रीड आउट करो, फिर स्वच्छता सर्वेक्षण में चलते हैं। बताओ बताओ भाई, स्वच्छता सर्वेक्षण कुछ पूछना है? नहीं पूछना है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सिलेबस निकालो फटाफट अपना। देखो हमने वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम पढ़ लिया है, लाओ यूनिट 3 में। फिर यूनिट 3 में देखो एक लिखा हुआ है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, पॉइंट नंबर 4 में आखिरी लिखा हुआ है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति लिखा हुआ है। अरे हाँ ना, कुछ लिखा बोलोगे? फिर देखो नीचे लिखा हुआ है स्वच्छ स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मिला लिखा हुआ है, हाँ ना। फिर सेकंड पॉइंट देखो तुमको मिल रहा है स्वच्छ भारत मिशन मिल रहा है, हाँ ना। फिर आप चलो एनवायरमेंट वाले में देखो लिखा होगा नीचे से तीसरे पॉइंट पे लिखा हुआ है स्वच्छता सर्वेक्षण के अभियान, उद्देश्य, विभिन्न चरण, उपलब्धियां और भविष्य। ठीक है ना, ये भी पॉइंट हो चुका है। ठीक है ना। अब चलो अगले उसमें आपका देखो अगला टॉपिक दिया हुआ है यूनिट 4 में वापस लौटो। इस पे दिया हुआ है यहाँ पे बीमारियां। अब देखो ये जो बीमारियां हैं इसका मैं इसको सबसे आखिरी में पढ़ेंगे जहां हम चार्ट के फॉर्म में देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये अपने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे आखिरी में देखेंगे ताकि सिर्फ आप लोग जो टाइम पे पढ़ो केवल वही याद करो, ठीक है ना। अब हम शुरू करते हैं इसके लिए जो कार्यक्रम चलाएंगे, जैसे कुष्ठ रोग के लिए चलाया कार्यक्रम है, आज हम लोग पढ़ेंगे कुष्ठ रोग, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम। हेडिंग लाएंगे, नया टॉपिक है राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम, नेशनल लेप्रेसी NLEP, ठीक है ना, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम। ध्यान रखिएगा हम जो फॉर्मेट इसमें पढ़ेंगे
इस वाले पहले टॉपिक पढ़ेंगे उसी तरह के पूरे फॉर्मेट इस पूरे टॉपिक में यूज होंगे। देखो जितने भी कार्यक्रम दिए हुए हैं लगभग सब एक जैसे हैं। कुछ लोग उन्मूलन कार्यक्रम, एड्स उन्मूलन कार्यक्रम, ठीक है ना, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, मधुमेह उन्मूलन कार्यक्रम, सबके लिखने का तरीका एक ही होगा। तो केवल एक क्वेश्चन की हम फ्रेमिंग सीखेंगे, बाकी सबके सिर्फ डेटा लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत है? और ध्यान रखेंगे या तो ये 3 नंबर में आ सकता है, या तो ये 7 नंबर में आ सकता है, या तो 11 नंबर में आ सकता है, ठीक। अगर 7 नंबर में भी सीधे सीधे पूछ सकता है कि एनएलईपी को समझाइए, या फिर वो तुमसे 3 नंबर में पूछ सकता है, सेम ऐसे ही पूछ सकता है, और 11 नंबर में भी वैसे ही पूछ सकता है। बस आपको अलग अलग डायमेंशन कवर करने हैं, वही हमको देखना है, ठीक है ना। चलो इसका इतने प्रारंभ, कैसे प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ हुआ, बताओ कुछ लोग पहले तो क्या होता है। हाँ बताओ क्या होता है कुछ लोग। हाँ हाँ, अब देखो खास बात क्या है, अभी इस बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम आगे चल के बीमारियां पढ़ेंगे, सारी बीमारी पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पर बीमारी को डिस्कस नहीं करेंगे। सिंपल सी समझो कि तुमने देखा होगा बहुत सारे लोगों को क्या होता है, उनकी स्किन वाइटनेस हो जाती है। दिक्कत क्या है, इसे तुम लोगों ने देशी भाषा में सुना होगा, कोढ़ कहते हैं, ठीक ना। अब समाज में क्या है, ये एक तरह से क्या हो जाता है, अछूत की परंपरा बना ली गई है। तो लोग इससे बीमार तो होते ही होते हैं क्योंकि इनकी आंतरिक शरीर में ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि बाहरी स्किन खराब होती है, तो लोग इसको अछूत की तरह मानते हैं। इससे क्या हो रहा है, सामाजिक तनाव की स्थिति आ रही है। इसीलिए इस कार्यक्रम में दवाई के साथ साथ जो सबसे बड़ी अभियान चलाया, जो सबसे बड़ा अभियान चलाया गया वो था स्पर्श अभियान, शुरू किया गया है। हालांकि ध्यान रखेंगे स्पर्श अभियान 3 अलग अलग लोग संस्थाएं चलाती हैं। एक चलाता है आपका ये कुछ लोग उन्मूलन कार्यक्रम चलता है, एक स्पर्श अभियान है जो बच्चों को, छोटे बच्चों को गुड टच और बैड टच के लिए होता है, ठीक है ना। एक स्पर्श अभियान है जो बच्चों की छात्रवृत्ति के लिए, स्कॉलरशिप के लिए। तो डिपेंड करता है स्पर्श अभियान कहां पूछा जा रहा है, समझ रहे हो ना। अब जैसे इस टॉपिक में अगर स्पर्श अभियान आता है आपके पेपर में, हमेशा जब भी पेपर दो तो देखो कि क्वेश्चन किस नंबर पे है, ये भी ध्यान रखना। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे स्पर्श अभियान आया और आपने बोल दिया ये बच्चों के लिए चला गया, गुड टच और बैड टच के लिए, यहाँ 0 नंबर मिलेगा, ठीक ना। अगर बहुत उदार एग्जामिनर तो नंबर देगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब आप देखोगे कि कहां पूछा जा रहा है। अगर यही स्पर्श अभियान आपके सोशियोलॉजी के 5th यूनिट पूछा जा रहा है, वहां आप लिख सकते हो ये बच्चों के लिए है, गुड टच और बैड टच के लिए है, ठीक है ना, या फिर वहां पे शिक्षा से संबंधित है, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि ये किस टॉपिक में कौन सा अभियान आ रहा है। कभी कभी एक ही नाम के कई अभियान चलते हैं, जैसे हमने कहा था सप्तक्रांति, जो सप्तक्रांति हमने देखी थी वो किसके लिए थी, महिलाओं के उत्थान के लिए थी, मध्य प्रदेश सरकार की। ये कहां यूज होगी, सोशियोलॉजी के 5th यूनिट में। लेकिन अगर पॉलिटिक में आता है सप्तक्रांति तो वो किसकी होगी, वो लोहिया जी की होगी, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन कहां आ रहा है, ऐसा नहीं कहीं भी आ रहा हो, जो आपको याद है वही टॉप पे चले आए हो, समझ पा रहे ना। चलो अब कुछ लोग उन्मूलन कार्यक्रम देखते हैं, प्रारंभ कब हुआ है। तो सबसे पहले ये शुरू किया गया था 1955 में, 1955 में इसे प्रारंभ किया गया था। हेडिंग वाले में प्रारंभ ऐसे ही लिखना, कॉपी में ध्यान रखिएगा, पेपर में भी ऐसे ही लिखना है, ठीक है ना। अगर आपके पेपर में आता है 11 नंबर में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम, तो इसी पैमाने पे लिखेंगे, इसी पैटर्न पे लिखेंगे, ठीक है ना। इसका फायदा ये है कि ये क्वेश्चन जल्दी हल हो जाते हैं, जल्दी लिख लेते हो, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन को पैराग्राफ लिखना है, कुछ को पॉइंट के फॉर्म में लिखना है, सीधे सीधे, ताकि समय बचे, ठीक है ना। तो प्रारंभ की बात करते हैं, इससे पहले कब प्रारंभ किया गया था, तो 1955 में, 1955 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। लिखना वर्ष 1955 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। लिखो वर्ष 1955 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसी में दूसरा पॉइंट लिखना वर्ष 1983 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम कर दिया गया। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम कर दिया गया 1983 में। इसकी टैगलाइन लिखना आदर्शवाद कुष्ठ रोग मुक्त भारत, कुष्ठ रोग मुक्त भारत, ठीक है ना। इसके उद्देश्य लिखना, उद्देश्य क्या क्या है, बताओ प्रभात, क्या क्या उद्देश्य है इसके। अभी तुमने पेपर दिया ना, हम बताओ क्या क्या है, नहीं पढ़े थे। चलो बस एक ही है, वो बाकी बहुत सारे अलग हैं। चलो इसके उद्देश्य क्या क्या है। नए बाल मामलों में शून्य विकलांगता प्राप्त करना, नए बाल मामलों में शून्य विकलांगता प्राप्त करना। इसका मतलब है कि जो नए बच्चे हो रहे हैं उन्हें कुछ रोग में शून्य बच्चे, ऐसे बच्चे बिल्कुल न्यूनतम हो जो कुछ रोग से पीड़ित हो। दूसरा लिखा राष्ट्रीय और जिला स्तर पर प्रसार दर को 1/10,000 जनसंख्या से कम करना। मतलब 10,000 लोगों में से एक भी व्यक्ति, एक से कम व्यक्ति में इसका क्या हो रहा हो, प्रसार हो रहा हो। 1/10,000 कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, एक ये हो गया प्रति और 10,000 जनसंख्या। समझ में आया। मतलब जो कुछ रोग का प्रसार हो रहा है, चाहे वह जिला स्तर पे हो और चाहे राष्ट्रीय स्तर को, केवल राष्ट्रीय स्तर पे प्राप्त करना नहीं, प्रत्येक जिला स्तर पे भी हमें प्राप्त करना है कि 10,000 जनसंख्या में एक से कम लोगों में कुछ रोग का प्रसार हो रहा हो। है नहीं, जन्मजात भी हो सकता है, बाद में हो सकता है, प्रसार भी होता है। प्रसार लिखा हुआ मतलब क्या, बाद में हो रहा है, ठीक है। आगे लिखना प्रति 10 लाख जनसंख्या पर ग्रेड 2 कुष्ठ रोग के मामलों को 1 तक लाना, 1 तक लाना। जो ग्रेड 2 के कुष्ठ रोग होते हैं उसे क्या करना है, प्रति 10 लाख लोगों में से एक संख्या पर लाना है, सिंगल डिजिट पे लाना है। मतलब ठीक है, एक लोग 10 लाख लोगों में से केवल एक लोग ऐसे हो जिनमें क्या हो, ग्रेड 2 कुष्ठ रोग हो। तीसरा पॉइंट लिखना, हाँ चौथा पॉइंट लिखना हो गया प्रभावित व्यक्तियों के प्रति कलंक और भेदभाव की भावना को समाप्त करना। मतलब पहला क्या है, जन जागरूकता, कि जो लोगों ने उनके प्रति मान लिया है कि कलंकित है, इसलिए क्या हो गया, कुछ रोग हो गया है, ठीक ना। ऐसे दामों श्राप देते ना, जाओ तुमको कोढ़ हो जाएगी, ठीक ना। तो ये श्राप से नहीं हुआ है, ठीक ना, या वो कलंकित व्यक्ति नहीं है। इस वाले भेदभाव से लोगों को क्या करना है, दूर करना है, लोगों को जानकारी देना है कि कोई श्राप नहीं है, कोई ऐसा रोग नहीं जिससे तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। उसे ठीक किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, या फिर अगर नहीं किया उसको रोका जा सकता है, और ऐसे में भी जीवन जिया जा सकता है, ठीक। अगला पढ़ना, रोगियों को उपचारित कर उन्हें पुनः मुख्य धारा में लाना। रोगियों को उपचारित कर उन्हें पुनः मुख्य धारा में लाना। लक्ष्य लिखना, लक्ष्य कब तक का है, लिखना
NHP, इसका मतलब क्या हुआ? नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 के तहत 2005 तक, लिखो लिखो। और इसी में दूसरा पॉइंट NHP 2017 के तहत 2018 तक। अब कहोगे सर दो लक्ष्य कैसे हैं? हालांकि भारत 2018 में ही कुछ रोग मुक्त घोषित हो गया था, लेकिन बीच में देखा गया कि कुछ मामले सामने आ रहे हैं, इसलिए भारत सरकार ने पुनः 2017 के नेशनल हेल्थ पॉलिसी में से इंक्लूड किया, कहा 2018 तक फिर से क्या करना है? कुष्ठ रोग से मुक्त करना है भारत को, ठीक है ना? चलो इसके घटक लिखेंगे, इसके घटक क्या क्या है? अब देखो, जब तुमसे कुछ भी नहीं बनेगा किसी प्रोग्राम में, तो सब में लगभग लगभग यही घटक काम कर जाएंगे, पर ऐसा नहीं है कि याद नहीं करना है। जब नहीं बनेंगे तब की बात है, क्योंकि सारे लोगों का काम यही है। इसी तरह से हम क्या करते हैं, सभी लोगों को एलिमिनेट करते हैं। तो अगर मान लो कि आपके पेपर में आता है, आप घटक भूल गए हो, कोई भी प्रोग्राम आता है आप भूल गए हो, तो इसी को घटक बना करके आप लोग लिख सकते हो। ये सही रहेंगे, मान्य रहेंगे, सही तो नहीं रहेंगे पर मान्य रहेंगे। हो सकता है आपको 2 नंबर ना दे, पर आधे नंबर आपको दे दे, और ज्यादा खुश हो गया तो 1 नंबर भी दे सकता है। आप कहोगे एक आधे नंबर से क्या हो जाएगा? आधा नंबर आपको आपकी पोस्ट कम कर सकता है, आपको इंटरव्यू की श्रेणी से बाहर कर सकता है। अगर सोचो एक पेपर में आपको ऐसे 5 आधे नंबर मिल गए, 6 आधे नंबर मिल गए, कितने हुए? 3, 6 पेपर होते हैं, कितने नंबर हो गए? 18 नंबर। 18 नंबर बहुत होते हैं इसमें, बहुत ज्यादा, इतने ज्यादा कि आप इंटरव्यू से बाहर जाओगे, पोस्ट आपकी कम हो जाएगी। आप बीसी बनने वाले 18 नंबर कम हुए, आप 5400 पे सीधे 3600 पे आ गए। ये समस्या। इसीलिए आधा नंबर जब भी आपको लगे मेंस में अब नहीं हो रहा है, तो सोचो आधा नंबर और कमाना है क्वेश्चन में, और थोड़ा और सोचता सीखना है, ठीक है? चलिए, तो घटक इसके होंगे। पहला क्या होगा? मामलों का पता लगाना और उनका प्रबंधन। देखो ये हर रोग में काम आएगा, नहीं आएगा? कि जो भी रोग है, जिस भी रोग के लिए आप प्रोग्राम लिख रहे हो, उसमें नए मामलों का पता लगाना है और क्या करना है? उनका प्रबंधन करना है। दूसरा है कार्यक्रम प्रबंधन, कि जो कार्यक्रम चला रहे हैं उसका भी बेहतर तरीके से प्रबंधन हो, ठीक है ना? प्रबंधन में क्या क्या आता है? पुराने बैच वालों बताओ, प्रबंधन क्या क्या आता है? पढ़ लिया ना प्रबंधन? बताओ क्या क्या आता है? और किसने पुराने बैच के कौन लगे? 2, बस 2 ही हैं पुराने बैच के। नए बैच कितने हैं? ऐसे क्या? 2 इधर, 2 4, ठीक है ना? ये 5 6 7, ठीक है? चलो बताओ, तुम बताओ प्रबंधन का मतलब क्या होता है? पढ़ लिया ना प्रबंधन? बताओ प्रबंधन क्या होता है? नहीं प्रबंधन में पूछो, इस पे प्रबंधन, केवल प्रबंधन क्या होता है? हाँ तुम दोनों, हाँ ठीक है, नियंत्रण निर्देशन नियोजन, तो 2 चीजें और कॉर्पोरेशन कह सकते हैं, ठीक है? विचारों के सृजन से लेकर उस विचार के को लागू करने तक, और साथ में उसका मूल्यांकन, इसके अंतर्गत जो जो चरण आएंगे वो सब प्रबंधन के भीतर आते हैं। पहले तुमने एक विचार सोचे, कई सारे विचार सोचे होंगे, फिर उनमें से किसी विचार को एलिमिनेट किया होगा, फिर किसी को माना होगा, उसके पैमाने तय किए होंगे, उसमें जोखिम कितना है, क्या कैसा है, तय किया होगा, ठीक है ना? फिर क्या किया होगा? उसको लागू किया होगा, उसके लिए संगठन बनाया होगा, निर्देशन किया होगा, ठीक है ना? उसको मार्केट में उतारा होगा, उसका क्रियान्वयन किया होगा, फिर उसका फीडबैक लिया होगा, और फिर सुधार किया होगा। ये संपूर्ण प्रक्रिया कहलाती है प्रबंधन कहलाती है। ऐसे कुछ है, ऐसे कुछ है ना? हाँ तुम दोनों पुराने वैसे हो ना, तीनों हो पुराने वैसे। अच्छा तुम्हें कोई पुराने वैसे नहीं, बस तुम दोनों हो। हाँ 1 2 3, 2 बैठे हुए हैं, तो मतलब 5, 2 इधर, 3 इधर, ये तुम भी प्राइवेट हो ना? हाँ तुम दोनों भी, ठीक है। हाँ और कौन प्राइवेट का पीछे नहीं हो? पक्का वो पीछे बैठा हुआ है प्राइवेट का, बोल भी रहा है, ठीक है ना? इतना दिन कहते हैं प्राइवेट नहीं। चलो तुमको क्या करना है? कार्यक्रम का प्रबंधन भी करना है, जो कार्यक्रम चला रहे हैं उसका प्रबंधन करना है, मतलब उसे लागू करना है, सब तक पहुंच सुनिश्चित हो पा रही है, ये तय करना है, फिर उससे फीडबैक लेना है, सुधार करना है, ठीक है ना? चलो लगना सूचना शिक्षा और संचार, सूचना शिक्षा और संचार, सूचना शिक्षा और संचार, इसका बेसिक उद्देश्य क्या है? कि लोगों के बीच प्राथमिक स्वास्थ्य स्तर पर या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्तर पर क्या करना है? लोगों को कुछ रोग से संबंधित जानकारी उपलब्ध करानी है, ताकि वो समाज में इसे छुआछूत की बीमारी ना माने और रोगियों को पुनः मुख्य धारा में आसानी से या सहजता से लाया जा सके। जैसे अभी हमारा समाज इतना परिपक्व नहीं है कि वो एड्स के रोगियों को सहज स्वीकार कर ले, जबकि एड्स ना तो छूने से फैलता है, ना साथ खाने से फैलता है, उसके में आप किसी भी तरह से नहीं फैलता है। अगर आप उसको डॉक्टर के प्रिकॉशन के साथ बात कर रहे हो, अब तो एड्स के लिए सिंपल सी दवाई आती है, टेबलेट आती है, रेट्रोवायरस की सिंपल दवाई आती है, जैसे आप उसके लिए खाते हो ना, क्या कहते हैं उसको, शुगर के लिए टेबलेट खाना पड़ता है ना, ऐसे ही अब इसके लिए भी आती है, एचआईवी के लिए भी ऐसी टेबलेट आती है। हाँ बस उसका नियम ये कहता है कि आप जिस टाइम पे टेबलेट खा रहे हो उसी टाइम पे रोज खाना पड़ेगा, बस आजीवन खाना पड़ेगा। पर ऐसा नहीं है कि अब किसी को एचआईवी हो गया है तो वो निपट जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब एचआईवी के मरीज 20 साल 25 साल 30 साल तक जीवित रह रहे हैं, क्योंकि अब टेबलेट आ चुकी है। वो ये कहती है कि अब हम आपके शरीर को ज्यादा इंफेक्टेड नहीं होने देंगे। और होता क्या, एचआईवी के दूसरे चरण को लंबा किया जाता है। एचआईवी एड्स तुरंत नहीं बन जाता है, पहले इंसान एचआईवी पॉजिटिव होता है, फिर वो 3 से 4 महीने का गैप होता है, जब पहली बार आपको समझ में आता है कि मुझे एचआईवी पॉजिटिव मैं हूं। क्योंकि अगर आपका एचआईवी वायरस आपके शरीर के भीतर चला गया है तो आप पता भी नहीं कर पाओगे 3-4 महीने तक, ठीक है ना? 3-4 महीने बाद आपको पता चलेगा, ठीक है ना? और वो जो दूसरा चरण होता है एचआईवी का, वो मिनिमम जो होता है बिना दवाई खाए, और आप कोई दवाई नहीं ले रहे हो उसके लिए, तब भी 3 साल तक का होता है, ठीक है ना? 3 साल के बाद वो कन्वर्ट होगा किसमें? एड्स में। समझ पा रहे ना? अब जो डॉक्टर्स होते हैं प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, वो इस 3 साल को बढ़ा के क्या करते हैं, 10 साल 15 साल इसी को बढ़ाते हैं। समझ पा रहे ना? तो समाज स्वीकार्यता नहीं है अभी किसी भी बीमारी को लेकर के, ठीक है ना? जैसे मधुमेह को लेकर स्वीकार्यता है ना, जैसे शुगर तो किसी को भी हो सकता है। अब ये मानते हैं लोग ना, अगर शुगर हो भी गया तो क्या होता है, हम इंसुलिन की टेबलेट खा लेंगे ठीक हो जाएगा, कोई परेशानी, रोज टेबलेट खाना पड़ेगा। ऐसी ही और भी बीमारियां हैं जिसके लिए समाज स्वीकार नहीं है। इसके लिए क्या चाहिए? सूचना शिक्षा और संचार, कि मतलब लोगों तक आसानी से सूचना पहुंचाई जा सके, उस रोग के बारे में शिक्षा दी जा सके। इसीलिए प्राथमिक स्तर पर हमें क्या करना, शिक्षा देनी है, ताकि लोग उन्हें ये ना माने कि ये क्या है, ये छुआछूत की बीमारी है, ये शाप है, इसको छू दिया तो हमें भी हो जाएगा, ठीक है ना? ताकि उसे पुनः मुख्य धारा में लाया जा सके। ऐसे में तो ऐसे व्यक्तियों को कोई रोजगार ही नहीं देगा। समझ पा रहे ना? चलो अगला पॉइंट, अगला घटक है मानव संसाधन और क्षमता निर्माण। मानव संसाधन और क्षमता निर्माण, अगला लिखिएगा रोग निवारण चिकित्सा, रोग निवारण चिकित्सा और पुनर्वास, रोग निवारण चिकित्सा और पुनर्वास, रोग निवारण चिकित्सा और पुनर्वास। इसके लिए रणनीति लिखिएगा, इसका रणनीति क्या है? लिखना सामान्य स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के माध्यम से, सामान्य स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के माध्यम से
सामान्य स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के माध्यम से एकीकृत कुष्ठ रोग निरोधक सेवाएं उपलब्ध कराना, एकीकृत कुष्ठ रोग निरोधक सेवाएं उपलब्ध कराना। दूसरा पॉइंट लिखा, नए कुष्ठ रोग का शीघ्र पता लगाना, नए कुष्ठ रोग का शीघ्र पता लगाना तथा उनका पूर्ण उपचार करना, उनका पूर्ण उपचार करना। तीसरा लिखा, मामलों को घरेलू संपर्क सर्वेक्षण के माध्यम से पता लगाना, मामलों को घरेलू संपर्क सर्वेक्षण के माध्यम से पता लगाना, मतलब डोर टू डोर कैंपेन करना है, हर घर में जाना है, पता करना है। अगला लिखा, रिपीट करते हैं, ठीक है, मामलों को घरेलू संपर्क सर्वेक्षण के माध्यम से पता लगाना। अगला लिखा, विकलांगता निवारण एवं चिकित्सा पुनर्वास सेवाओं को सुदृढ़ करना, चिकित्सा पुनर्वास सेवाओं को सुदृढ़ करना। अगला लिखा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्राइमरी हेल्थ सेंटर को स्व रिपोर्टिंग में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को स्व रिपोर्टिंग में सुधार लाने और भेदभाव को कम करने, स्व रिपोर्टिंग में सुधार लाने और भेदभाव को कम करने के लिए समुदाय में सूचना शिक्षा और संचार गतिविधियों को संचालित करना, सूचना शिक्षा और संचार गतिविधियों को संचालित करना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, क्या है, इसका मतलब ये कह रहा है कि लोगों के भीतर इतनी जागरूकता लाना कि वो स्वयं जाकर के अपने बारे में बता सके, भाई साहब हमें कुछ रोग हो गया है। स्व रिपोर्टिंग मतलब किसी को जांच करने के लिए नहीं जाना पड़े, ठीक है ना, और भेदभाव से उन्हें मुक्त कराया जा सके। अगर लोगों को लगता है कि लोग हमारे साथ भेदभाव करेंगे, अगर उन्हें पता चल जाएगा कि मुझे कुछ रोग है, तो वो कभी भी स्व रिपोर्टिंग नहीं करेगा, मतलब खुद जाके अस्पताल में नहीं बताएगा। दूसरी बात, अगर व्यक्ति नहीं चाहता है तो उसकी स्वास्थ्य जानकारियों को गोपनीय रखा जाएगा, ठीक ना। किसी भी व्यक्ति को अगर कोई बीमारी है तो अगर वो मान्य होता है, अगर वो तैयार होता है, तभी उसकी जानकारियों को पब्लिक किया जा सकता है। जैसे आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी पोस्टर बॉय, देखिए नहीं देखिए, ये एक साउथ की फिल्म, उसका डब वर्जन था, इसमें श्रेयस तलपड़े, बॉबी देओल और सनी देओल साहब से, जिसमें वो लोग नसबंदी नहीं करवाते हैं, लेकिन उनके क्या कहते हैं, उनके तस्वीर का प्रयोग किया जाता है ये कहने के लिए कि उन्होंने नसबंदी करवाया उसके प्रचार के लिए, ठीक। तो उनके गांव में लोग कहते हैं कि भाई साहब ये तो इज्जत चली गई, अब इनके पास इज्जत नहीं लगी क्योंकि उन्होंने क्या करवा ली है, नसबंदी करवा ली है। तो अब वो पूरी मूवी में अपने उस पर पूरा फाइट करते हैं कि भाई साहब ये जो हुआ है वो गलत हुआ है, ठीक है ना, हमारी तस्वीर का मिसयूज किया गया है, क्योंकि उनके पास जागरूकता नहीं थी। बाद में उनको समझ में आया कि नसबंदी कोई पाप नहीं किया है हमने, ठीक है ना, ये क्या है, ये समाज की आवश्यकता है। तो आखिरी में वो कहते हैं कि हाँ अब मेरी तस्वीर आप छाप सकते हो, उसके पहले हम क्या करेंगे, नसबंदी करवाएंगे, ठीक है ना। ये बहुत जरूरी है समाज में जागरूकता होना कि जो सरकार ऐसे कार्यक्रम चलाती है वो आपके लाभ के लिए है, ठीक है ना, पर सरकार ऐसे किसी भी व्यक्ति के फोटो को पब्लिक नहीं कर सकती है। ऐसा कई बार होता है कि सरकारों के साथ सरकारों के झमेले पड़ जाते हैं, सरकार से झमेले पड़ जाती है, जब चाहे वो किसी भी योजना को लेकर, किसी भी योजना को लेकर हो सकता है, ठीक है ना, जब उस किसी की तस्वीर का गलत उपयोग किया जाता है। इसीलिए अब एआई जनरेटेड फोटो का उपयोग किया जाता है। आपने लाडली बहना योजना देखी है, लाडली बहना योजना की जो फोटो है वो एआई जनरेटेड है, हालांकि आपको पता नहीं चलेगा, पर वो एआई जनरेटेड है, जो पहली वाली फोटो लगी थी, ठीक। बोलो सर वही आदमी बहना योजना नहीं आता, तस्वीर की बात कर रहे हो, ठीक। चलो अब इसके बाद ना इसका क्रियान्वयन कैसा होगा, क्रियान्वयन, अब हमने रणनीति बना ली है, अब उस रणनीति को क्या करना है, क्रियान्वित करना है। पहला लिखना, यह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, मतलब इसके लिए वित्त कौन उपलब्ध कराएगा, पूर्णतः केंद्र सरकार कराएगी, ठीक ना। दूसरा पॉइंट, इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित किया जाएगा। दूसरा क्या है, अगली क्या, सेवाओं की गुणवत्ता और स्थिरता पर मुख्य फोकस रखा जाएगा, सेवाओं की गुणवत्ता और स्थिरता पर मुख्य फोकस रखा जाएगा। योजना को विकेंद्रीकृत किया जाएगा, योजना को विकेंद्रीकृत किया जाएगा। भेदभाव कलंक को दूर करना रणनीति का मुख्य हिस्सा होगा, भेदभाव कलंक को दूर करना रणनीति का मुख्य हिस्सा होगा, और कलंक को दूर करना रणनीति का मुख्य हिस्सा होगा। लिखना उपलब्धियां, उपलब्धियां लिखना, 2005 में लक्ष्य की प्राप्ति की गई, 2005 में लक्ष्य की प्राप्ति की गई। लिखना वर्ष 2019-20 तक, वर्ष 2019-20 तक नए ग्रेड 2 के मामले, नए ग्रेड 2 के मामले 2.39% रह गए, 2.39% रह गए। कोविड के दौरान उपलब्धियों, कोविड के दौरान बेहतर स्वास्थ्य जीवन अपनाने के कारण, बेहतर स्वास्थ्य जीवन अपनाने के कारण 62% मामलों में कमी आई, 62% कमी, मतलब जितने लोग पहले थे उसमें से 62% कमी आई है। कितना अभियान, अभियान या पहल इस पर चलाया गया है, स्पर्श अभियान, स्पर्श अभियान कब चलाया गया, ये 30 जनवरी 2017। इसका उद्देश्य है कुष्ठ रोग के प्रति जन जागरूकता, 30 जनवरी 2017 उद्देश्य है कुष्ठ रोग के प्रति जन जागरूकता। बस हो गया कंप्लीट, ये है आपका कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम। हो गया, 11 नंबर लायक नहीं हुआ, ज्यादा तो नहीं लिया, ज्यादा हो गया है, हाँ तो ज्यादा हो गया, याद भी तो ज्यादा नहीं होगा ना, हाँ तो बस इसीलिए तो ज्यादा हो गया, ठीक है। चलो अगला लिखिएगा, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम। आप इसको सिर्फ ऐसे लिखना, फटाफट लिखो। हाँ क्या हो गया, क्या हो गया, कंट्रोल, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। चलो
सिर्फ जागरूकता के लिए। मतलब कुछ रोग से रिलेटेड लोग छुआछूत का पालन करें। मतलब ऐसा लगे ये रोग जो है ये कुछ मतलब ये समझ लो जो हमने पढ़ा ना सूचना संचार और सूचना शिक्षा संचार, उसको और बेहतर करने के लिए स्पष्ट अभियान लाया। उसमें कोई दवाई नहीं, कुछ भी नहीं, केवल केवल जागरूकता अभियान है। हाँ नहीं फिर स्पर्श मतलब वही मैं कह रहा हूं, स्पर्श लोगों को ये लगता है कि इसको छूने से मुझे भी ये रोग हो जाएगा, कुछ रोग हो जाएगा, इसलिए स्पर्श अभियान है कि लोगों को गले लगाओ इससे कुछ नहीं होगा। ठीक है ना? स्पर्श के अलग अलग मायने होते हैं ना। जैसे हमने कहा शिक्षा विभाग में जो स्पर्श है वो क्या है, वो छात्रवृत्ति के लिए है। तो उसमें क्या मतलब, उसका मतलब क्या हो रहा है कि हम जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनको भी स्पर्श करें, तुम भी हमारे पास सबको लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? जबकि जो वो चलाता है महिला बाल विकास मंत्रालय चलाता है, वो चलाता है स्पर्श अभियान गुड टच और बैड टच के लिए कि तुमको कौन कैसा स्पर्श कर रहा है इसके बारे में जानकारी के लिए। और भगवान ने लड़कियों को ऑलरेडी एक सेक्शन रखा है, वो तो देख के बता देती हैं कि कौन किस नजरिए से देख रहा है कि नहीं है? लड़के नहीं बता सकते, कभी भी नहीं बता सकते, पर लड़कियों को या औरतों को भगवान ने छठा जो वो है आपका संवेदी अंग भी रखा है, वो किसी के देखने के नजरिए से, बात करने के नजरिए से बता सकती है कि मन में क्या चल रहा है, मतलब उस तरह का फील उनको आता है ना? हाँ तो बस फिर आगे चलते हैं। बताओ एचआईवी का फॉर्म क्या होता है? क्या बोले? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। हाँ वही है, इम्यूनो की डिफिशियंसी, इम्यूनिटी तो गिरती है ना, तो लिख लो एचआईवी का फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और एड्स का फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड, हाँ एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक, चलो आगे चलते हैं हम लोग। इसको कब प्रारंभ किया गया है? बताओ कब प्रारंभ किया गया है? चलो बताओ कब प्रारंभ किया गया है? इसे शुरू किया गया है 1987 में। 1987 में प्रारंभ कब किया गया? 1987 का दूसरा, इसी में दूसरा पॉइंट ना। वर्ष 1992 में, वर्ष 1992 में विश्व बैंक की सहायता से, विश्व बैंक की सहायता से एक व्यापक राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया जिसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। और ध्यान रखिएगा आपके पेपर में आता है कि कब शुरू किया, 1992 ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड बैंक वाला ही पूछता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वा क्या हो गया, जिसे मतलब क्या, जिसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। मैं किसी दिन लगता है कि रिपीट करते हुए चला जाऊंगा। सर क्या कहा आपने? इसीलिए सब कुछ जोड़े में बैठा करो, कोई एक तो सुन पाएगा। ये कितने परसेंट कुछ रोग हो रहा है, नए कैटेगरी क्या कैसे, ये कभी पेपर में आते, ज्यादा डिस्कस करने का मतलब नहीं है, इतना ही आएगा लिखने के लिए। बाकी चलने को रोग है तो 2-3 साल पढ़ा सकते हैं। ठीक है ना? ज्यादा सीरियस ना हो, आप लोग को एमबीबीएस नहीं बनना है। ठीक है ना? आप पेपर सिर्फ 7 नंबर का आएगा। ठीक, चलो आगे चले। अब बाकी कहोगे तो जानकारी सारी आ जाएगी, जब हम रोग पढ़ेंगे वहां सारे रोग पढ़ा देंगे आप लोगों को, वहां आप लोग देख लेना। इसीलिए मैं रोग सबसे आखिरी पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपके अंदर जो जिज्ञासा है वो बहुत ज्यादा है रोग को लेकर के। ठीक है ना? तो सारे रोग हम आखिरी पढ़ेंगे। ठीक, चलो कहां थे हम लोग? हाँ तो मैंने क्या कहा था कि अगर आपके प्री में आता है कि ये एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कब से प्रारंभ हुआ तो कौन सी डेट लगाओगे? 1992 ही लगाओगे। और उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भारत में एड्स नियंत्रण कार्यक्रम लिखना नहीं है, भारत में एड्स नियंत्रण कार्यक्रम किसकी सहायता से संचालित किया जा रहा है? हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, उस पर स्टार बना लो, प्री में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक, चलो बहुत अच्छा है। उद्देश्य लिखना, देश में एचआईवी संक्रमण, देश में एचआईवी संक्रमण के प्रसार और एड्स के प्रभाव को कम करना। मतलब कि पहली बात हमें क्या करना है कि एचआईवी के संक्रमण को ही कम प्रसारित करना है। अगर एचआईवी का संक्रमण हो गया है तो हमें क्या करना है, जो एड्स का प्रभाव है उसे कम करना है दवाइयों के माध्यम से। तो पहले हमें रोकथाम करनी है फिर उपचार करना है। दूसरा लिखा उद्देश्य, संक्रमण के प्रति लोगों में जागरूकता लाना। हो गया, फिर लिखेगा एचआईवी एड्स से प्रभावित लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। लक्ष्य कब तक का है? लक्ष्य 2030 तक भारत को एचआईवी मुक्त करना है। तुम अपना पेन बदलो पहले तो, ठीक है ना? नहीं तो पेन मतलब बदलो, ऐसा पेन नहीं मतलब पेन की कंपनी ही बदलो। ये बार बार लीक कर रहा है ना तो एग्जाम में दिक्कत करेगा आप लोगों को, तो ये पेन चेंज कर दो, दूसरा ले लो। ठीक है ना? चलो अब इसको पैसे ना, प्रथम चरण, इसके अलग अलग चरण है। प्रथम चरण लिखिएगा, प्रथम चरण, प्रथम चरण ये शुरू हुआ था 1992 से लेकर के 97 तक, 1992 से 97 तक लिखिएगा। इसमें इसे 2 वर्ष के लिए बढ़ाकर 1999 तक किया गया। लिखना, क्रियान्वयन एजेंसी नेट क्रियान्वयन एजेंसी थी राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना? ये बना था 1992 में, उसी में 1992 में बना था। ठीक है ना? चलो अगला लिखिए, लिखिएगा लिखना इसमें इस चरण में एड्स से मरने वाले लोगों, एड्स से मरने वाले रोगियों की संख्या में कमी लाने और संक्रमित व्यक्ति का पता लगाने का लक्ष्य रखा गया।
दूसरा चरण लिखा 1997 से 2007, दूसरा चरण 1997 से 2007, ठीक ना। इसे भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया गया। तथा इसके तहत राष्ट्रीय रक्त नीति 2002 को संचालित किया गया, क्योंकि भारत में अधिकांशतः जो एड्स होते हैं वो संक्रमित सुई के माध्यम से होते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे रक्त नीति के अंतर्गत एक नई नीति लाई गई थी दूसरे चरण में, राष्ट्रीय रक्त नीति 2002 को लागू किया गया, ठीक। फिर लिखिएगा इस चरण में महानगरों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया, महानगरों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। तृतीय चरण 2007 से 12 तक के लिए, 2007 से 12 लिखना। इस चरण के अंतर्गत इसे महामारी बनने से रोकने को लक्ष्य किया गया। चतुर्थ चरण लिखना 2012 से 2017, 2012 से 2017 लिखना। इस अवधि में एड्स मुक्त भारत अभियान 2012 प्रारंभ किया गया, एड्स मुक्त भारत अभियान 2012 प्रस्तुत किया गया, तथा नए संक्रमण में 50% की कमी को लक्ष्य बनाया गया, नए संक्रमण में 50% की कमी का लक्ष्य बनाया गया। पांचवा चरण लिखिएगा, पांचवा चरण 2021 से 26, 2021 से 26 लिखिएगा। यह चरण 1 अप्रैल 2021 को प्रारंभ हुआ, यह चरण 1 अप्रैल 2021 को प्रारंभ किया गया। इसके तहत 99.5% वयस्कों को 99.5% वयस्कों को एचआईवी से दूर रखने का लक्ष्य रखा गया। इस चरण में 99.5% वयस्कों को एचआईवी से दूर रखने का लक्ष्य रखा गया। हो गया। चलिए अब उपलब्धियां, इस अभियान की उपलब्धियां क्या रही। वार्षिक नए एचआईवी संक्रमण में 31% की गिरावट आई, वार्षिक नए एचआईवी संक्रमण में 31% की गिरावट, एड्स से मृत्यु के मामलों में 42% की गिरावट, 42% की वार्षिक गिरावट, एड्स से मृत्यु के मामले में 42% की वार्षिक गिरावट। एचआईवी प्रसार दर 0.22, एचआईवी प्रसार दर 0.22% रही। इसके लिए प्रयास लिखना, क्या प्रयास किया जा रहे हैं। प्रयास टेस्ट एंड ट्रीट पॉलिसी, मिशन संपर्क, दूसरा है मिशन संपर्क, तीसरा है मुफ्त एंटी रेट्रोवायरस उपचार, मुफ्त एंटी रेट्रोवायरस उपचार। चलिए लिखिएगा सरकारी पहल, इसलिए सरकारी पहल सरकार ने क्या किए हैं। क्या हो गया। पहला प्रयास था टेस्ट एंड ट्रीट पॉलिसी, टेस्ट करो लोगों का। सरकारी स्थलों में जब भी आप ब्लड टेस्ट कराते हो तो कहीं कहीं पे अपने आप लोग एचआईवी टेस्ट करते हैं, ठीक है ना, बिना आपके कहे। और सबसे खास बात क्या है, ये रिपोर्ट सदैव गोपनीय रहती है। अगर कोई एचआईवी पॉजिटिव है उसकी रिपोर्ट कभी भी किसी और को नहीं दिखाई जाएगी, उसी व्यक्ति को ही दिखाई जाएगी। और जब वो व्यक्ति सामने प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध होता है तब, ऐसा नहीं कि फोन करके बताया जाएगा, ठीक। चलिए सरकारी पहल सरकार ने क्या किया है, ठीक ना। वर्ष 1992 में, फटाफट लो, वर्ष 1992 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्थान की स्थापना। दूसरा पॉइंट, देश भर में 35 नियंत्रण केंद्र स्थापित हैं, देश भर में 35 एड्स नियंत्रण केंद्र स्थापित हैं। तीसरा, राष्ट्रीय एड्स रोकथाम और नियंत्रण नीति 2002 में लागू की गई, राष्ट्रीय एड्स रोकथाम और नियंत्रण नीति 2002 में लागू की गई। टीवी और रेडियो के माध्यम से एड्स के प्रति जागरूकता, फटाफट अगली एक हेडिंग लाएंगे। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। कब शुरू हुआ, 1988, 1988। 2023 की थीम थी समुदाय को नेतृत्व करने दो, लेट्स कम्युनिटी लीड्स। क्या था थीम, क्या थी 2023 की, समुदाय को नेतृत्व करने दो या करने दें, लेट्स कम्युनिटी लीड्स। और 2024 की थीम क्या है, सही मार्ग अपनाएं। एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस 2024 की थीम है सही मार्ग अपनाएं। 2024 वाले पेश वाले ये पढ़ के आपके काम आएगा। चलिए समुदाय क्या था, समुदायों को नेतृत्व करने दें, ठीक। 1988 हो गया। कौन शुरू किया था, ये WHO ने शुरू किया था, ठीक ना। किसके द्वारा चलाया है, WHO। हो गया। चलिए आज की क्लास समाप्त, अब थोड़ा देख लेते हैं क्या हो गया। हाँ, जिसको नहीं पढ़ना पड़ी जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, जो थकान लगी हो जा सकते हैं, अनिवार्यता नहीं है आखिर के 15 मिनट बैठने की, उसको थकान लगती है हो जा सकते हैं, मेरी तरफ से पूरी छूट है। चलो कल में क्या देखा था, हाँ परिवहन में क्या देखा था। अच्छा विश्व संख्या लिए थे, फटाफट कॉपी बंद करो, कॉपी बंद करो। चलो बताओ कहां थे हम लोग, कॉपी बंद रखी ना। NH47 शांत रहना, बताओ प्रभात 47 किस चीज से गुजरती है, जिससे पूछूंगा। नहीं आता, पीछे अभी नहीं आते, पीछे। हाँ बैतूल, अभी बस 4-3 ही हुए और हैं।
हरदा भी और है, झाबुआ, कौन था जबलपुर, कौन बोला, शाहिल है, कहां से गुजरता है बताओ, किसको पेपर देने इस बार का थोड़ा तो, ताकि मैं एक बार ज्यादा समझ जाए। चलो बाकी लोग आगे चलेंगे, आप तो कराई नहीं थी, हाँ तुम आई थी ना, अब बताओ तुम दोनों बताओ, मिलकर बताओ तुम। चलो 47 बिना देखे, अगर किसी को देखते हुए पढ़ा गया तो मुर्गा बनेगा, ध्यान रखना, चाहे वो लड़की क्यों ना हो। बताओ झाबुआ, अरे इसके लिए कुछ लिखा थी ना, क्या लिखा हम लोगों ने, बेतुका इंदौर, धार धार झाबुआ से हर, अब बताओ क्या क्या है, झाबुआ, धार, इंदौर, हरदा और बैतूल, कहां से कहां जाती है सड़क, एमपी से, वेरी गुड, NH47 हो गया, NH27 शिवपुरी से निकलती है, कहां से कहां जाती है ये, पोरबंदर से असम, ठीक, सबसे बड़ा नदी सड़क पुल किस नदी पर बना हुआ है, सिंध पे बना हुआ है, NH39 कहां से कहां चलती है, झांसी से रांची, हाँ जिनका पेपर नहीं है वो नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, तुम तो बता दोगे ये कैसे याद करेंगे, झांसी से रांची, जब इनसे नहीं बनेगा तब बता तुम लोग, ठीक है ना, झांसी से रांची कहां कहां किस किस जाती है, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, चलो NH30 45 होगा ना, नहीं 43 बताओ, अनूपपुर बोलिए, हाँ बोलो तुम्हारा पेपर तो है, बोलो अनूपपुर, छतरपुर, कटनी, दमोह, वेरी गुड, तो मतलब छतरपुर, दमोह, कटनी और अनूपपुर, ठीक, चलो NH45 बताओ, इसी गलत होता है, जरूर जाते हो, जहां शुरू हो रहा है वहां बताओ, अब्दुल्ला का मतलब रायसेन, फिर बरेली, जबलपुर, नरसिंहपुर हो गया और डिंडोरी से बाहर, एमपी से सीजी तक, ठीक, चलो अब देखेंगे संख्या वाले, और ये 5 याद ही कर लो, यही 5 आएंगे, और ये 5 सम वाले 10, चलो अगले 5 देखते हैं, चलो चलो ठीक है ना, तो अब हम देख रहे हैं सम संख्या वाले, सम संख्या वाले कैसे निकलेंगे, उत्तर से दक्षिण, अंक कैसे बदलेंगे, पूरब में कम होंगे, पश्चिम में ज्यादा, मतलब कि 2 4 6 8 10 12 14 चलेंगे, ठीक है, तो अपने को जो 5 पढ़ने हैं, कौन कौन से पहले यहां लिख रहा हूं ताकि आप लोग याद है, केवल यही पढ़ने हैं, कौन कौन से पढ़ने, देखो खतरे के समझ जाऊं, NH30 कौन सा पढ़ना है, 30 पढ़ना है, फिर 34 पढ़ना है, फिर कौन सा पढ़ना है, एक और होगा 44 46, एक और है 52, ये पढ़ने अपने को 5, और केवल यही 5 पढ़ने हैं, ठीक है, शुरू करें। हाँ अब इसमें चूंकि सब बहुत लंबे लंबे दूरी तय करते हैं, इसलिए सबके लिए एक ट्रिक है, ट्रिक का मतलब क्या है, कोई सरकार नहीं, उसका सिर्फ याद करना है, अगर इच्छा हो तो लिखो, नहीं इच्छा तो नहीं लिखो, प्री क्लास क्या है, स्वैच्छिक वाली है, ये जो भी पढ़ा रहा हूं ये स्वैच्छिक है, ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं 30 NH30, अब NH30 को याद कैसे करोगे, तो अपनी ट्रिक में होगी 30 साल की लड़की, अपना सेंटेंस क्या है, 30 साल की लड़की पर सेंटेंस लिखना, और जब भी लिखो ना स्पेस दे लिखना, जैसे एक सेंटेंस लिख लिया फिर एक लाइन छोड़ा फिर लिखा, ताकि जिले हम लिख पाए, लिखना 30 साल की लड़की ने बोला, 30 साल की लड़की ने बोला, जा रही मैं मेरा मन नहीं कट्टी, ठीक, लिखो लिखो, अरे एक लाइन छोड़ लिखो तो लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे, नीचे लिखो, एक लाइन छोड़ लिखो, फिर मेरा मन नहीं कट्टी, अब देखो जब भी मैंने कहा था जब या जा रहा है तो मतलब क्या हो गया, जबलपुर, फिर रई से मतलब क्या हो गया, रीवा, फिर मैं से क्या हो गया, मंडला, मन से हो गया मनगमा, और कट्टी से क्या हो गया, कटनी, ठीक, अब जब भी 30 साल आपके दिमाग में आ रहा है मतलब NH30 की बात हो रही है, हमने सबसे पहले क्या कहा, देखो सबसे पहले हमने क्या देखा, ये रीवा हो गया, अब इसको पहले लिख लेते हैं फिर तुम बताते हैं, रीवा हो गया, मनगमा मतलब सतना हो गया, फिर क्या आएगा, कटनी आएगा, और फिर क्या जाएगा, जबलपुर आएगा, और ये क्या गया मंडला, ठीक, तो देखो जा रही मैं मेरा मन नहीं कट्टी, इधर देखो सतना हो गया, ये क्या हो गया आपका, कटनी हो गया, ये जबलपुर हो गया, और ये मंडला हो गया, और ये रीवा से एंटर करती है सड़क, और ये कहां से कहां जाती है, उत्तराखंड से आंध्र प्रदेश, कहां से कहां है ये उत्तराखंड से चलेगी, और कहां तक जाएगी ये आंध्र प्रदेश तक जाएगी, ये भी पूछ लेता है कि NH30 जो है कहां से कहां तक जाती है, तो NH30 जाएगी उत्तराखंड से, और देखो मैंने पहले कहा इसका कोई सरपैर नहीं है, केवल इसलिए है कि आपके दिमाग में थोड़ा सा भी जिले का नाम रह जाए ताकि आप ऑप्शन टिक कर सको, वहां ज्ञान नहीं देना है, वहां ये नहीं लिखना है, वहां केवल जिले तय करने हैं, NH30 पे कौन से जिले बसे हुए हैं या किस जिले से NH30 निकलती है, इसीलिए इसको ज्यादा सीरियसली लेंगे, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश तक, चलो ठीक, समझ में आया, ठीक है ना, तो जा या जब से का मतलब क्या हो गया, जबलपुर हो गया, रई का मतलब क्या हो गया, रीवा हो गया, मैं से क्या हो गया, मंडला, मन से क्या हो गया, मनगमा, कट्टी से क्या हो गया, कट्टी से क्या हो गया, कटनी, ठीक है ना, ये पूरा आ गया, चलो अगला आपका क्या है 34, इसका मतलब है 34 लाख के हीरे, 34 का मतलब क्या है, 34 लाख के हीरे, आप सेंटेंस लिखेंगे धीरे धीरे पहले लिखना, मेरी छत पर 34 लाख के हीरे पड़े हैं, जब दम हो ले जाना, मेरी छत पर 34 लाख के हीरे पड़े हैं, जब दम हो ले जाना, ठीक, चलो 34, तो जो ये है ये समझो, अब देखो हमने इसमें कहा जो छत है उसका मतलब क्या हो गया, छतरपुर, लाख का मतलब क्या हो गया, लखनादौन, क्या हो गया, लखनादौन, और पेपर में लखनादौन ही आएगा, ध्यान रखें, फिर हीरा का मतलब क्या हो गया, हीरापुर, दम का मतलब क्या हो गया, दमोह, और जब का मतलब क्या हो गया, जबलपुर, बहुत शानदार, चलो हीरापुर कहां है, सागर में है, हाँ हीरापुर नरसिंहपुर में होगा, ठीक है, और लखनऊ कहां पे है, सिवनी में है, अब देखो हमने क्या कहा, छतरपुर के बाद कहां पहुंचे तुम लोग, दमोह, ये छतरपुर, ये क्या हो गया, दमोह, फिर कहां पहुंचे, जबलपुर, फिर कहां पहुंचे, नरसिंहपुर मतलब लखनादौन, और फिर कहां पहुंचे तुम लोग, ये लखनादौन सिवनी, ठीक, ये कहां से कहां जा रहा है, छतरपुर, दमोह, जबलपुर, नरसिंहपुर और सिवनी, कोई दिक्कत, ठीक है, अब ये आता कहां से है, तो थोड़ा देखोगे तो ऐसा, ये झांसी है, झांसी ऐसा हो गया, ये चलता है ऊपर, यहां मिलेगा आपको उत्तराखंड, गंगोत्री से लेकर चलता है कन्याकुमारी तक, नहीं कन्याकुमारी तक जाएगा, ये 34 ये बस हाँ यही तक है, ये आखिरी स्टॉप इसका, गंगोत्री से लेकर के
शिवनी ये आखिरी स्टॉप है लखनऊ, यहीं पे एनएच ये है 34 कंप्लीट हो गया, ठीक ना? क्या हो गया? देखिए कौन कौन सी है, कौन कौन सी है? छतरपुर, दमोह, जबलपुर, नरसिंहपुर और शिवनी, ठीक है ना? और ध्यान रखना शिवनी कभी भी पूछेगा, वो पूछेगा लखनऊ दौन ही पूछेगा, इसलिए लखनऊ दौन ही याद रखना, ठीक? आगे चलें, अगला कौन सा है? 44 44, इसका मतलब है चबाना। 44 का मतलब क्या है? चबाना। इस लिखना, गर वन में रहना हुई, गर वन में रहना हुई, गर अगर मतलब गर वन में रहना हुई, लाखों ग्वाले फंस जाएंगे और सिंह दांत से चबा लेगा, और सिंह दांत से चबा लेगा, सिंह दांत से चबा लेगा। ध्यान रखेंगे NH44 भारत की सबसे बड़ी NH है जो चलती है आपके कश्मीर से कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी। अब देखो जो गर है उसका मतलब क्या है? सागर। गर का मतलब क्या है? सागर। रहना का मतलब क्या है? मुरैना। लाखों का मतलब क्या है? लखनादौन, वही आएगा लखनादौन। ग्वाले, ग्वाले का मतलब क्या हो गया? ग्वालियर। सिंह का मतलब क्या हो गया? नरसिंह, सिगरौली कह रही है, नरसिंह। इसीलिए कह रहा हूं कि याद रखना कि जब भी हम ये देख रहे हैं, अब इधर देखो, इधर समझो, इसका समझो, अगर 30 यहां से गुजर रहा है तो जो सम संख्या वाले इसके नंबर बढ़ रहे हैं तो इसके इधर ही होंगे, समझ लो ना? कभी भी ये काट करके इधर नहीं आएगा। इसलिए कह रहा हूं कि बिल्कुल ध्यान रखना, जो सम संख्या के नंबर बढ़ रहे हैं इसके, वो यहां 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 बढ़ेगा। 30 यहां पे है और 34 यहां पे है, 34 के बाद 44। अगर इसके बीच में कोई NH आ रहा है तो इन दोनों के बीच में ही होगा, ना तो वो उसके आगे होगा ना ही उसके पीछे होगा, समझ पा रहे ना? तो सिगरौली तो आएगा ही नहीं क्योंकि वो यहां पे है, 30 के पार में है, 30 के बाद में है, समझ पा रहे ना? चलो तो कहां देखा हमने, क्या देखा? नरसिंहपुर हो गया, और दांत का मतलब क्या हो गया? दतिया। अब देखो ये हो गया आपका गरबन में, यहां हो गया आपका सागर, ये हो गया आपका सागर। रहना मतलब हो गया मुरैना। गरबन में रहना हुई तो क्या होगा? लाखों मतलब यहां पे आ गया लखनादौन। थोड़ा सा ताकि आपको समझ आए। चलो ये क्या हो गया आपका? सागर, ये मुरैना, ये लखनादौन। ये क्या हो गया? ग्वालियर। गरबन में रहना हुई, लाखों ग्वाले फंस जाएंगे और सिंह दांत से चबा लेगा। अब देखो ये आप गए, यहां से आया NH44, ये मुरैना, ग्वालियर, दतिया, दतिया से लगे झांसी, झांसी से सागर, सागर से नरसिंहपुर, और नरसिंहपुर से लखनादौन, और फिर यहां से क्या होगा? ये बाहर आ जाएगा, ये चला जाएगा, कहां चलेगा? कन्याकुमारी तक। ये क्या है आपका? 44। ये हो गया मुरैना, ये हो गया ग्वालियर, ये हो गया आपका दतिया, फिर क्या हो गया आपका? सागर, ये नरसिंहपुर हो गया, और ये लखनऊ सिवनी हो गया। कोई दिक्कत है क्या? ठीक, कुछ कुछ याद रह जाएगा? हाँ याद रह जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप ऐसे ही रख लेना सीधे, जिसको याद नहीं होगा तो, है ना? किसी भी तरीके से याद करना है, चाहे आपको ऐसे याद हो, चाहे आपको सीधे पढ़ के याद हो, चाहे मैप से याद हो, किसी भी तरीके से याद हो, ठीक है ना? चलो अगला हमारा क्या है? 46। अब खास बात ध्यान रखेंगे, ये मध्य प्रदेश का सबसे लंबा क्या है? NH है। सबसे लंबा NH मतलब अधिक दिनों से गुजरा होगा, तो इसकी लाइनें भी लंबी होंगी। लिखना 46 का मतलब है छाया। 46 का क्या हो गया? छाया। ये 46 का 46 लिखा होगा ना? 46 का मतलब क्या है? छाया। चलो तो छाया क्या हो रहा है? एक लड़के ने कहा चल छाया गुनाह करते हैं, ठीक ना? गुनाह करते हैं ना, चल छाया गुनाह करते हैं। तो उसने क्या कहा? होश में आ जा ग्वाले, होश में आ जा ग्वाले, बेतुकी बातें मत कर। उसने क्या कहा? होश में आ जा ग्वाले, बेतुकी बातें मत कर। आज शिव जी का ब्याह है, आज शिव जी का ब्याह है, शिव जी का ब्याह है, दूल्हा बनेंगे भोपाल में, दूल्हा बनेंगे भोपाल में, ठीक? अब देखो सबसे पहले उसने क्या कहा? चल छाया गुनाह करते हैं। गुनाह से क्या हो गया? गुनाह हो गया, ये देखो गुनाह हो गया यहाँ पे, ठीक? उसने क्या कहा? होश में आ जा, होश मतलब क्या हो गया? होशंगाबाद। होश में आ जा ग्वाले, ग्वालियर। बेतुकी बातें मत कर मतलब क्या हो गया? बैतूल हो गया। आज शिव जी का ब्याह है मतलब क्या हो गया? शिवपुरी। ब्याह मतलब हो गया ब्यावरा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ब्यावरा, राजगढ़, ठीक है? ब्याह है, दूल्हा बनेंगे, दूल्हा मतलब क्या हो गया? अब्दुल्लागंज मतलब रायसेन। कहां बनेंगे? भोपाल में, ठीक? तो ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, ब्यावरा, राजगढ़, भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद और बैतूल, ठीक? कोई दिक्कत? और खास बात NH46 भोपाल में ही बनता है, भोपाल में ही खत्म, मतलब ग्वालियर से लेकर के बैतूल तक। कोई दिक्कत है क्या? हाँ ध्यान रखिए, जब भी ब्याह आएगा मतलब क्या है? ब्यावरा ही है, और जब भी दूल्हा आएगा मतलब अब्दुल्लागंज, रायसेन ही है। कोई दिक्कत? कुछ छूटा क्या? हाँ बोलो, क्या बोलो अभिषेक, क्या चिंतित क्यों हो? अरे तो ये देखो ना, ग्वालियर, ग्वालियर के नीचे शिवपुरी, शिवपुरी के बगल में गुना, गुना से राजगढ़, ब्यावरा, ब्यावरा से भोपाल, भोपाल से रायसेन, रायसेन से होशंगाबाद, होशंगाबाद से बैतूल, ठीक है? चलो अगला क्या है? 52। 52 का मतलब क्या है? 52 चोर। 52 क्या है? चोर हैं। चलो इसके लिए लिखना आप लोग, 52 चोर लिखना। 52 चोरों ने राजा के आवास पर, राजा के आवास पर धार से सेंध मारी। 52 चोरों ने राजा के आवास पर धार से सेंध मारी, जब धार से मतलब धार हथियार से कुछ भी, धार से सेंध मारी जब ब्याह में इंदौर गए थे। जब ब्याह में कहां गए थे? इंदौर गए थे। तो देखो राजा का मतलब क्या हो गया? राजगढ़। आवास का मतलब क्या हो गया? देवास, ठीक है? एक मिनट, हमने क्या लिखा? इसमें ना राजा के आवास पर सांझ को या शाम को, शाम को, शाम का समय था, तो शाम का मतलब शाजापुर हो जाएगा, सांझ का मतलब हो जाएगा शाजापुर, धार का मतलब हो जाएगा धार, ठीक है ना? ब्याह का मतलब हो जाएगा ब्यावरा, सेंध का मतलब है सिंधवा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, सिंधवा के ऊपर तुरंत डबल स्टार बनाओ, सिंधवा बड़वानी, और इंदौर का मतलब है इंदौर, ठीक है ना? सिंधवा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली जो चौकी है वो कौन सी है? सिंधवा चौकी है, ठीक है ना? क्योंकि वो फॉरेस्ट इलाका है और सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है वहां से, ठीक है ना? सिंधवा, ठीक है ना? ये बड़वानी है। अब देखो हाँ क्या हो गया? इधर देखो, चलो अब हमने क्या देखा? राजा के आवास पर, तो ये हो गया ब्यावरा, राजगढ़ हो गया। राजा के आवास मतलब यहां तुमको क्या मिल जाएगा? देवास। साज को मारी मतलब साजापुर, ये साजापुर हो गया, ठीक है ना? धारदार से मतलब ये धार हो गया, ठीक है ना? ब्याह में कहां गए थे? इंदौर, तो ये सिंधवा हो गया, बड़वानी सिंधवा हो जाएगा, और ये ब्याह में इंदौर हो जाएगा, तो ये चलेगा राजगढ़, राजगढ़ से साजापुर, साजापुर से देवास, देवास से इंदौर, इंदौर से धार, धार से बड़वानी, ठीक?
कंप्लीट। अब ये कहां से आता है? तो आता है पंजाब, और ये कहां तक जाता है? तो ये कर्नाटक तक जाता है। कहां जा रही है? कर्नाटक तक। ठीक है, यही आपको 5 ये याद रखने हैं और 5 वो पुराने वाले याद रखने हैं। 5 सम संख्या वाले और 5 विषम संख्या वाले याद करने हैं। अब आप देख लो आपको कैसे याद करना है। बिल्कुल जरूरी है आपको एक ट्रिक याद करनी है। अगर किसी को लगता है कि मैं सिर्फ मैप से याद कर सकता हूं तो सिर्फ मैप बना लेगा, अरे सुन तो लो। और किसी को लगता है कि मैं सीधे जिलों के नाम याद कर सकता हूं बाय एनएच, तो वैसा कर लेगा, जिसको जैसे भी याद हो। ठीक है ना, समझ पा रहे हो ना? या किसी को लगता है कि मैं कोई अपनी नई कहानी बना सकता हूं याद करने के लिए, तो वो भी बना सकता है। जरूरी नहीं है कि यही सर्वगुण संपन्न ट्रिक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, ये चूंकि मुझे इससे ज्यादा जल्दी से याद जाता है इसलिए मैंने इसको बनाया। ठीक, तो आप भी इसको ऐसे कुछ ट्रिक बना सकते हो, आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है ना, ये 5 है, बस याद रखेंगे कि जो केवल 46 आ रही है एनएच है वो एमपी से में बनती है, ग्वालियर से और बैतूल में समाप्त होती है। बाकी सारे याद रखेंगे। जो पहला है एनएच 30 वो उत्तराखंड से चलकर कहां जा रहा है? आंध्र प्रदेश जा रहा है। जो एनएच 34 है वो गंगोत्री उत्तराखंड से चलकर कहां जा रहा है? बैतूल तक जा रहा है। 44 कहां से जा रहा है आपका? कश्मीर से लेकर के, श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक जा रहा है। 46 केवल एमपी में, गुजरात सॉरी ग्वालियर से लेकर के बैतूल तक, और जो 52 है वो पंजाब से लेकर के कर्नाटक तक। कोई दिक्कत? चलो बहुत अच्छा है, बाकी चीजें देखेंगे कल। और अपनी कॉपी में आप लोग पीछे कॉपी में कम से कम हर पेज में 8-10 एमपी के मैप पहले से बनाकर रख लें। ठीक है ना, ताकि आप लोग मैप बनाने में टाइम खराब मत करो। चलो छुट्टी है, किसी को कुछ पूछना है? हाँ, नहीं चेंज होते हैं। 2010 के पहले अलग थे, 2010 के बाद तय कर दिया गया है कि जो सम संख्या वाले होंगे वो उत्तर से दक्षिण की तरफ काउंट होंगे, जो विषम संख्या वाले होंगे वो पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे। नया एनएच बनेगा तो हो जाएगा, जैसे मान लो इसके बीच में बन रहा है, सपोज करो ये मैंने कहा 30 के उसके बीच में यहां लिख देंगे एनएच 30A। पहले से अगर है तो एनएच 30A, अगर पहले से ए भी है तो एनएच 30A भी हो जाएगा, या बी भी हो जाएगा, या बी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, एनएच बनता है तो। किसी को पूछना है? किसी कुछ नहीं पूछना है, चलो छुट्टी।